नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विशेष में। मैं हूँ राजश्री आपके साथ। आज हम सिंदूरी सियासत पर चर्चा करेंगे। जी हाँ, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो सियासत की लहर आई है, हम उसी सियासत पर आज नज़र डालेंगे। ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य अभियान ही नहीं था, बल्कि एक पराक्रम का संदेश भी था, एक नए भारत की हुंकार भी था, जिसने दुश्मनों की नींद और सियासत की बिसात दोनों ही बदल कर रख दी है। आज का हमारा विशेष ऑपरेशन सिंदूर, रणभूमि से राजनीति तक, उसी की कहानी जो परत दर परत हम आपके सामने रखेंगे, जिसमें बंदूक की गूंज के बाद सियासी शोर उठ खड़ा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना की एक ऐसी कार्रवाई रही जिसने सीमा पार करके आतंक के अड्डों को नेस्तनाबूद कर दिया। लेकिन ये कार्रवाई सिर्फ बारूदी सुरंगों में नहीं, बल्कि सियासत के गलियारों में भी धमाके कर गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे 140 करोड़ देशवासियों की भावना का प्रतिफल बताया है। योगी आदित्यनाथ ने इसे सर्जिकल राष्ट्रवाद बताया है। फिर तस्वीरों में देखने वाले सैनिक वेश में प्रधानमंत्री, पोस्टरों पर मोदी है तो मुमकिन है का नारा और मंचों से हुंकार की दहाड़ सुनाई दे रही है। भाजपा ने ऑपरेशन को राष्ट्रवाद की कहानी बनाकर चुनावी तख्त पर रख दिया है। सवाल उठ रहा है कि क्या ये कोई नया राजनीतिक फॉर्मूला है? गोली, बॉर्डर और वोट। जहां एक और सत्ता पक्ष शौर्य गाथा गा रहा है, वहीं विपक्ष इसे कह रहा है सेना की बहादुरी का सियासी सौदा। राहुल गांधी ने इस पर सवाल उठाया है। दुनिया में भारत को समर्थन क्यों नहीं मिला? सेना का श्रेय सियासी चेहरों को क्यों मिल रहा है? सीज फायर का क्या हुआ? ये सारे सवाल हैं। वहीं ममता बनर्जी ने ये कहा है कि ये सिंदूर का राजनीतिक व्यापार है। उनका तंज सधे हुए शब्दों में सीधा वार है। जब ममता ने ये कहा कि आप राष्ट्र के नाम पर प्रचार कर रहे हैं, लेकिन क्या जवानों की कुर्बानी का सियासी बैनर बनाना सही है? वहीं भाजपा ने पलटवार ये किया कि ये सेना का नहीं, बल्कि देश की ताकत का उत्सव है। सवाल उठाने वाले अपमान कर रहे हैं। फिर बीजेपी के कुछ नेता अपनी बेलगाम ज़बान से कर्नल सोफिया पर सवाल खड़े कर चुके हैं, जो कि बेहद शर्मनाक है। मामला कोर्ट तक पहुंच चुका और ऑपरेशन सिंदूर के बाद काफ़ी कुछ हुआ है। अगर कुल मिलाकर देखें तो आज हम आपको दिखाएंगे कि आखिर वो सारे पल जब ऑपरेशन हुए और उसके बाद जो कुछ भी हुआ, किन रणनीतियों के साथ हम आगे बढ़े, कहाँ राजनीति ने हमें उल्टी दिशा में घुमाया, कहाँ हमने पाकिस्तान को मात दे दिया, आतंकी अड्डों को कैसे नेस्तनाबूद हमने किया। और हम ये भी सुनाएंगे कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और विपक्षी नेताओं के वो सारे भाषण जिसमें हर शब्द युद्ध के बाद की राजनीति का हिस्सा दिख रहे हैं। हम पड़ताल करेंगे कि क्या चुनावी रणभूमि पर अब ऑपरेशन का नया नैरेटिव शुरू हो चुका है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये विशेष सिंदूरी सियासत। सिंदूरी सियासत को समझने से पहले हम नज़र डालते हैं ऑपरेशन सिंदूर पर। ऑपरेशन सिंदूर नए भारत के नए सैन्य बल की कहानी के तौर पर जाना जाएगा। ये नए भारत का नया तेवर है, नई गाथा है। ऑपरेशन सिंदूर भारत की अस्मिता का चिन्ह है, ऐसा बीजेपी का कहना है। 22 अप्रैल 2025 जम्मू कश्मीर के खूबसूरत पहलगाम में आतंकवादियों ने एक बार फिर से अपनी कायरता दिखाई, पर इस बार निशाना बने बेगुनाह पर्यटक। 26 जानें गईं, 16 घायल हुए। लेकिन इस बार भारत ने जवाब देने का वक्त नहीं लगाया जवाब देने में, और भारतीय सेना, वायुसेना और खुफिया एजेंसियों ने मिलकर शुरू किया ऑपरेशन सिंदूर। एक ऐसा ऑपरेशन जो केवल जवाब नहीं था, बल्कि एक साफ संदेश था। अब भारत चुप नहीं बैठेगा और न ही सीमाओं के पार से होने वाले आतंकवाद को नज़रअंदाज करेगा। और कुल मिलाकर देखा जाए तो एलओसी पार की और साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जो भी सैंटिटी है, वो भारत ने बनाए रखा, लेकिन आतंकी ठिकानों को ज़बरदस्त तरीके से ध्वस्त किया। टॉप कमांडर ढेर हो गए। ऑपरेशन सिंदूर कोई साधारण कार्रवाई नहीं थी। ये एक नपा तुला सटीक और हाईटेक जवाब था उस नए आतंकवाद को, जो अब सिर्फ फौज नहीं, आम जनता को निशाना बना रहा था। जवाब था उन आकाओं को जो पाकिस्तान की सत्ता पर बैठे हैं और नापाक मंसूबे बना रहे हैं भारत के खिलाफ।
पेश है उसी ऑपरेशन सिंदूर पर यह खास रिपोर्ट। मई के 7 से 8 की दरमियानी रात पाकिस्तान के 9 आतंकी अड्डों पर अटैक। भारत ने किया आतंकी अड्डों को नेस्तनाबूद। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला ले लिया। भारत ने 7 से 8 की दरमियानी रात पाकिस्तान में मौजूद लश्कर, जैश और हिजबुल के 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दी और उन ठिकानों को पूरी तरह से तबाह कर दिया। इस हमले के बाद इन तीनों आतंकी संगठनों के आकाओं पर पहाड़ टूट पड़ा है। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इस तरह से उनकी कमर तोड़ कर रख देगा। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों पर हवाई हमले किए। इन हमलों में 9 स्थानों को निशाना बनाया गया जो आतंकवादी संगठनों के मुख्यालय और प्रशिक्षण केंद्र थे। एक प्रेस ब्रीफिंग में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि भारत की कार्रवाई केंद्रित, नपीतुली और गैर बढ़ावा देने वाली रही है। उन्होंने कहा कि पहलगाम का हमला अत्यधिक बर्बरतापूर्ण था। सबसे पहले सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि पीओजेके के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है। यह एक लश्कर तौयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। 8 मई की रात पाकिस्तान का जवाबी हमला। ड्रोन, मिसाइलें, ब्लैकआउट। दुकानों की, अपने घरों की, अपनी गाड़ियों की लाइटें बंद कर दे और अपने अपने घर पे चले जाए। दूसरे दिन पाकिस्तान ने पलटवार किया जो नाकाम रहा। भारतीय सेना ने मई के 8 से 9 की दरमियानी रात पाकिस्तान के कई ड्रोन मार गिराए। दुश्मन देश पाकिस्तान के सभी ड्रोन और मिसाइल रात हवा में ही मार गिरा दी गई। ऐसे में एक पाकिस्तानी ड्रोन के मार गिराए जाने का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो को भारतीय सेना ने जारी किया है। पाकिस्तानी सेना ने 8 मई की रात भारतीय ठिकानों की ओर करीब 500 ड्रोन दागे थे, जिन्हें लद्दाख के सियाचिन बेस कैंप से लेकर गुजरात के कच्छ इलाके तक 24 जगहों पर देखा गया। इनमें से करीब 50 ड्रोन को एयर डिफेंस गन ने नष्ट कर दिया, जबकि करीब 20 को सॉफ्ट किल के जरिए मार गिराया गया। ऑपरेशन सिंदूर का तीसरा दिन, पाक वायुसेना का हवाई हमला नाकाम। एलओसी पर फायरिंग, घुसपैठ नाकाम। ऑपरेशन सिंदूर के तीसरे दिन सीमा पर तनाव चरम पर था। पाकिस्तान ने रात के अंधेरे में फिर से हमला किया, लेकिन भारतीय सेना तैयार थी। राजौरी, पुंछ और उरी तीनों सेक्टरों में जबरदस्त गोलीबारी हुई। दुश्मन की ओर से मोर्टार और स्नाइपर का उपयोग किया गया, लेकिन भारतीय सेना ने जवाबी फायर से पाकिस्तानी चौकियों को खामोश कर दिया। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के पीछे भारतीय सेना की रणनीतिक योजना और तैयारी है। यह ऑपरेशन न केवल पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए है, बल्कि यह भी दिखाता है कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने से पहले और बाद में भारत ने जिस तरह से सधी हुई कूटनीति का परिचय दिया वो लाजवाब है। तथ्य यह है कि तुर्की और अजरबैजान जैसे 2 देशों को छोड़कर एक भी मुस्लिम देश पहलगाम हमले या ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं हुआ। यहाँ तक कि उसे 80% से ज़्यादा हथियारों की सप्लाई करने वाला और हर मौसम का मित्र चीन भी साथ देने का हौसला नहीं कर पाया भारत के खिलाफ। पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। सामरिक जीत के बाद भारत ने अपनी कूटनीतिक पहल तेज की
और सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल बनाया, जिसने दूसरे देशों में जाकर भारत का पक्ष रखा और पाकिस्तान को बेनकाब करने में कामयाब रहा। लेकिन इस सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के गठन से ही भड़की सियासत और इसके बाद इस चिंगारी ने वो रूप ले लिया जो अब तक चल रहा है। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के लिए कांग्रेस नेता शशि थरूर को चुनकर मोदी ने मास्टर स्ट्रोक खेला। कांग्रेस ने जिन नेताओं की लिस्ट प्रतिनिधिमंडल में शामिल होने के लिए बीजेपी को भेजा था, उसमें थरूर का नाम नहीं था, लेकिन मोदी सरकार ने थरूर को शामिल होने का न्योता दिया, जिससे थरूर ने तुरंत स्वीकार कर लिया और ऐसे में कांग्रेस छोटा सा मुंह लेकर रह गई। शशि थरूर केरल के तिरुवनंतपुरम से 4 बार के कांग्रेस के सांसद हैं। आप उन्हें एक ऐसे कूटनीतिज्ञ कह सकते हैं जो अपने राजनीतिक कौशल का प्रदर्शन करना जानता है, और आप उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में भी जान सकते हैं जो अपनी पार्टी के रुख से अलग भी स्टैंड लेने में माहिर है। कांग्रेस के लिए शशि थरूर अब असहज सच्चाई बन चुके हैं। थरूर ने वो सब कुछ किया है जिसकी पार्टी में इजाज़त शायद नहीं है। उन्होंने केरल की LDF सरकार की प्रशंसा की है, अध्यक्ष पद के चुनाव में हाईकमान की ओर से चुने गए मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ मैदान में चुनौती दी है, और अब ऑपरेशन सिंदूर प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की सफलता का प्रचार कर रहे हैं। ये बात कांग्रेस पचा नहीं पा रही और यहीं से सियासत शुरू हो चुकी है। भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ की गई सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर के बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का पक्ष रखने के लिए एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के लिए चुना गया। इस निर्णय ने कांग्रेस पार्टी के भीतर असंतोष और विवादों को जन्म दिया। कांग्रेस ने अपने 4 नेताओं के नाम सुझाए थे, लेकिन शशि थरूर का नाम उसमें नहीं था। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने उनकी पार्टी के सुझावों को नजरअंदाज किया और थरूर को प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के लिए चुना। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि यह सरकार की बेईमानी है। भाजपा ने कांग्रेस की आपत्ति को खारिज करते हुए कहा कि थरूर की नियुक्ति एक अच्छा फैसला है। भाजपा प्रवक्ता अमित मालवीय ने कहा कि थरूर की योग्यता और अनुभव को देखते हुए उनकी नियुक्ति उचित है। उन्होंने सवाल किया कि कांग्रेस ने थरूर को क्यों नहीं सुझाया, क्या यह असुरक्षा या ईर्ष्या के कारण है? शशि थरूर ने कहा कि जब राष्ट्रीय हित की बात आती है तो वह अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि वह प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के लिए सम्मानित महसूस कर रहे हैं और अपनी भूमिका को निभाने के लिए तैयार हैं। शशि थरूर की नियुक्ति पर विवाद ने कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीतिक तनाव को बढ़ा दिया है। कांग्रेस के संचार प्रमुख जयराम रमेश ने कहा है कि सरकार की इस कार्रवाई से साफ होता है कि वह गंभीर राष्ट्रीय मुद्दों पर भी सस्ती राजनीति करती है। थरूर को चुनने के पीछे बीजेपी की सधी हुई रणनीति है। शशि थरूर केरल में कांग्रेस का सबसे महत्वाकांक्षी चेहरा है। केरल के स्थानीय नेतृत्व और गांधी परिवार के वफादारों को भले ही यह पसंद हो या न हो, थरूर राज्य के मिडिल क्लास में एक शक्तिशाली चेहरा हैं। उन्हें सभी समुदायों और जातियों का मजबूत समर्थन हासिल है। महिला वोटरों में भी उनके समर्थकों की संख्या अधिक है। थरूर नायर जाति से आते हैं। यह एक ऐसा जातिगत वोट बैंक है जिस पर बीजेपी का कब्जा है। इस वोट बैंक पर किसी तरह के लिए बहुत बड़ा नुकसान की चोट कांग्रेस होगा। शशि थरूर केरल में कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के लिए प्रभावशाली चेहरा हो सकते हैं। ऐसे में यह मुकाबला पिनाराई विजयन बनाम शशि थरूर का हो जाएगा। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के 2 कार्यकाल की सत्ता विरोधी लहर को देखते हुए थरूर को इस लड़ाई में निर्णायक बढ़त मिल सकती है। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल के बहाने इसी का काट भी ढूंढ रही है। वैसे ऑपरेशन सिंदूर पर सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के लिए शशि थरूर की नियुक्ति एक सोची समझी पहल है बीजेपी की तरफ से। ये नियुक्ति न केवल थरूर की योग्यता का सम्मान है, बल्कि ये पीएम मोदी की राजनीतिक सूझबूझ का भी प्रमाण है।
मोदी ने थरूर को इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के लिए चुनकर एक तीर से कई निशाने साधे हैं। उन्होंने न केवल थरूर की प्रतिभा का उपयोग किया है, बल्कि कांग्रेस को भी एक मुश्किल स्थिति में डाल दिया है। कांग्रेस को अब थरूर के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल का समर्थन करना ही होगा, क्योंकि ये उसकी मजबूरी है, जो उनकी पार्टी के लिए एक सियासी चुनौती बन सकती है। और केवल इतना ही नहीं, इसके आगे भी तमाम तरह की राजनीति शुरू हुई। कांग्रेस ने वैसे ऑपरेशन सिंदूर और सरकार द्वारा विदेश भेजी गई सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि पहलगाम हमले के पीछे के आतंकवादी अभी तक पकड़े नहीं गए हैं और विश्व की राजधानियों में बैठकें करने वाली सर्वदलीय टीमें घूम रही हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकार आतंकवाद के मुद्दे पर गंभीर नहीं है, केवल दिखावा कर रही है। कांग्रेस ने कहा कि सरकार को आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए, न कि केवल बयानबाजी से काम चलाना चाहिए। उधर बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए कहा है कि कांग्रेस आतंकवाद के मुद्दे पर राजनीति कर रही है। बीजेपी का ये कहना है कि सरकार आतंकवाद के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है और ऑपरेशन सिंदूर एक इसका नमूना है। कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर और सरकार द्वारा विदेश भेजी गई सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने एक बयान में कहा कि पहलगाम हमले के पीछे के आतंकवादी अभी तक पकड़े नहीं गए हैं और विश्व की राजधानियों में बैठकें करने वाली सर्वदलीय टीमें घूम रही हैं। रमेश के इस बयान ने सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्ष के बीच एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। जयराम रमेश ने कहा, रमेश के इस बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी और इसे सांसदों की तुलना आतंकवादियों से करने वाला और बेहद घटिया बयान करार दिया। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, उन्होंने सवाल उठाया कि संसद को रमेश के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करनी चाहिए। रमेश ने अपने बयान में सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि वह पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने से बच रही है। उन्होंने कहा, जयराम रमेश के इस ताजा बयान ने न केवल सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के बीच तनाव को बढ़ाया है, बल्कि कांग्रेस के भीतर भी मतभेदों को उजागर किया है। थरूर के बयान और रमेश की टिप्पणी ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या विपक्ष एकजुट होकर सरकार की नीतियों का विरोध कर पाएगा या आंतरिक मतभेद इसे कमजोर करेंगे। दूसरी ओर भाजपा ने रमेश के बयान को राष्ट्रीय हितों के खिलाफ बताकर इसे एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश की है। पहलगाम में अप्रैल में हुए हमले को 1 महीना बीत चुका है। आतंकवादी अभी भी इधर उधर घूम रहे हैं, हमारे सांसद घूम रहे हैं और आतंकवादी भी घूम रहे हैं। हम ये सवाल गंभीरता से पूछ रहे हैं। सरकार इन सवालों का जवाब नहीं देती। भाजपा केवल कांग्रेस पार्टी को निशाना बनाती है। उनका हमला आतंकवादियों पर होना चाहिए, पाकिस्तान पर होना चाहिए, आतंकवादियों को गिरफ्तार करना चाहिए। यह वही कांग्रेस है जो ऑपरेशन सिंदूर को छुटपुट कहकर हमारे सैन्य हमले का अपमान करती है और अब हमारे कूटनीतिक प्रयासों को भी कमजोर कर रही है। सुना जा रहा है कि 25 और 26 जून को आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ के लिए विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। 2014 से हमारे देश में एक अघोषित आपातकाल लागू है। वह 50 साल पहले की घटनाओं पर विशेष सत्र बुलाना चाहते हैं। आज के सवालों से ध्यान भटकाने के लिए वे इसका जिक्र कर रहे हैं। आप राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों पर चुप हैं। आपने चीन को क्लीन चिट दे दी और आप चुप हैं। जब विपक्ष एकता की बात कर रहा है तो आप ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण क्यों कर रहे हैं? बहरहाल कांग्रेस और बीजेपी के बीच ये विवाद अब और बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस ने सरकार को घेरने के लिए आतंकवाद के मुद्दे का उपयोग किया है, जबकि बीजेपी ने कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। ये विवाद अब आगामी चुनाव में भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन सकता है। पीएम मोदी इस बात को अच्छी तरह से
जानते हैं, इसलिए हर जनसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर गर्जना करना भूल नहीं रहे हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय राजनीति 2-3 ऐसे मसले हैं जहां पर, और ख़ासकर भारतीय समाज, वो बेहद संवेदनशील होता है। वो चाहे धर्म का मुद्दा हो, राष्ट्र प्रेम का मुद्दा हो या सेना का मुद्दा हो। जब जवानों की बात आती है हम संवेदनशील अधिक होते हैं, और प्रधानमंत्री मोदी हमारी इस संवेदनशीलता को समझ रहे हैं। इसीलिए वो हर एक रैली में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर रहे हैं, और चाहे उसकी सफलता असफलता कुछ भी रही हो, इन सब बातों से इतर इस पूरे मसले का राजनीतिक लाभ कैसे उठाया जाए, इस बात को समझते हुए प्रधानमंत्री मोदी एक एक कदम रख रहे हैं। गौरतलब है कि अब आने वाले समय में बिहार जैसे राज्य में चुनाव है, जो कि एक अहम मोड़ है। इसके साथ साथ तमाम अन्य राज्य हैं जो आने वाले समय में 2027 तक महत्वपूर्ण राज्यों में अलग अलग वक्त पर चुनाव है। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी के 75 साल पूरे हो रहे हैं सितंबर में। प्रधानमंत्री मोदी की एक आदत भी रही है और एक कोशिश भी रहती है कि वो जो कुछ भी करें लार्जर दैन लाइफ करें, और एक ऐतिहासिक कदम को वो उन्होंने उठाया, इस रूप में उन्हें जाना जाए। शायद ऑपरेशन सिंदूर भी एक ऐसा ही कदम है। बहरहाल ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कैसे चुनावी नैरेटिव बनाए जा रहे हैं, किस तरीके से इस पूरी चीज़ों को आगे बढ़ाया जा रहा है, हम देखेंगे। सियासत की बात करते हैं। पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियों का सियासी मंचों से बखान करने से कोई गुरेज नहीं कर रहे। बंगाल में रैली करके मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भी बहुत गुस्सा था और आतंकवादियों ने हमारी बहनों का सिंदूर मिटाने का दुस्साहस किया है, और हमारी सेना ने उनको सिंदूर की शक्ति का एहसास करा दिया है। उसी सांस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार की सभा में ममता बनर्जी को मुर्शिदाबाद हिंसा के लिए घेरा, और साथ में पश्चिम बंगाल में ही भ्रष्टाचार का आरोप लगाने के साथ साथ विकास में पिछड़ जाने का भी इल्ज़ाम लगाया। लेकिन सीधे सीधे अगर हम बात करें तो उन्होंने अपनी शैली में लोगों को यही बार बार वो समझाते रहे कि जब तक डबल इंजन की सरकार पश्चिम बंगाल में नहीं होगी तब तक वहाँ कोई विकास नहीं होगा, और डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी की ही होनी चाहिए, क्योंकि वही हैं जो लोगों के सिंदूर की रक्षा कर पाएंगे। गौरतलब है कि बंगाल और सिंदूर का ख़ास रिश्ता है। माँ दुर्गा की पूजा होती है, सिंदूर को विशेष महत्व दिया जाता है, सिंदूर खेला होता है, और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना जैसे ममता बनर्जी ने की थी और ये कहा था कि आतंकवाद को सही जवाब नहीं मिला है, इसके लिए ज़रूरी था कि प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पर रैली करें और ज़रूर बोलें कि उन्होंने कैसे ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी रैलियाँ तमाम राज्यों में लगाई गई हैं जहाँ पर इलेक्शन हो या न हो। बहरहाल बंगाल में कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने निशाना साधा है, देखिए आप इस रिपोर्ट में। ऑपरेशन सिंदूर पर राजनीति शुरू हो गई है। राष्ट्रवाद लगता है बहुत जल्दी पीछे छूटने वाला है। नजदीक तो बिहार विधानसभा का चुनाव है, लेकिन चुनावी माहौल पश्चिम बंगाल में बनने लगा है। राजस्थान और गुजरात के बाद बिहार पहुंचने से पहले पश्चिम बंगाल में जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली खत्म हुई, ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर धावा बोल दिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर राजनीतिक होली खेलने का आरोप लगाया है और लाइव डिबेट से लेकर पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव करा लेने की चुनौती दे डाली है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद पश्चिम बंगाल में अपनी पहली रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने सिंदूर के साथ क्षेत्र के गहरे सांस्कृतिक और भावनात्मक संबंध का जिक्र किया और दुर्गा पूजा के दौरान बंगाली महिलाओं द्वारा मनाए जाने वाले पारंपरिक अनुष्ठान सिंदूर खेला का उल्लेख किया। इस पर बनर्जी ने कहा, मैं इस बात से निराश हूं कि मोदी ने बंगाल की आलोचना ऐसे समय में की है जब केंद्र के आतंकवाद विरोधी रुख का समर्थन करने के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विभिन्न देशों का दौरा कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में अभी से 1 साल बाद 2026 में विधानसभा के होने वाले हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार की सभा में ममता बनर्जी को मुर्शिदाबाद हिंसा के लिए तो घेरा ही, पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार का आरोप लगाने के साथ ही विकास में पिछड़ जाने का भी इल्जाम लगाया। सीधे सीधे तो नहीं, लेकिन अपनी स्टाइल में मोदी लोगों को यही समझा रहे थे कि जब तक डबल इंजन की सरकार पश्चिम बंगाल में नहीं आती, वहां कुछ भी नहीं होने वाला। प्रधानमंत्री मोदी ने आयुष्मान भारत स्कीम का फायदा भी बंगाल के लोगों को न मिलने का आरोप लगाया और शिक्षक घोटाले का भी जिक्र किया। वैसे तो मोदी का पूरा भाषण ही ममता बनर्जी के खिलाफ आक्रामक था, लेकिन उनको सबसे ज्यादा बुरा लगा पश्चिम बंगाल में ऑपरेशन सिंदूर के जिक्र का, जिसे लेकर ममता बनर्जी ने इल्जाम लगाया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल की महिलाओं का अपमान किया है। बीजेपी की सार्वजनिक सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों ने जो बर्बरता की, उसके बाद पश्चिम बंगाल में भी बहुत गुस्सा था। आपके भीतर जो आक्रोश था, आपका जो गुस्सा था, उसको मैं भली भांति समझता था। आतंकवादियों ने हमारी बहनों का सिंदूर मिटाने का दुस्साहस किया। हमारी सेना ने उनको सिंदूर की शक्ति का एहसास करा दिया। प्रधानमंत्री मोदी का कहना था, हमने आतंक के उन ठिकानों को तबाह किया जिसकी पाकिस्तान ने कल्पना तक नहीं की थी। आतंक को पालने वाले पाकिस्तान के पास दुनिया को देने के लिए कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। जब से वो अस्तित्व में आए हैं, तब से सिर्फ आतंक को पाला है। देखा जाए तो मोदी ने करीब करीब वही बातें बोली हैं जो पश्चिम बंगाल से पहले राजस्थान और गुजरात की रैलियों में कहा है, और मुमकिन है बिहार की रैली में भी वही बातें होंगी। लेकिन ममता बनर्जी को ज्यादा बुरा इसलिए लगा है क्योंकि ये सब पश्चिम बंगाल में भी हुआ है। ममता बनर्जी कह रही है, प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल की महिलाओं का अपमान किया है। हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। अगर आप ऑपरेशन बंगाल करना चाहते हैं तो कल ही चुनाव की तारीख घोषित कीजिए। तो ममता के गढ़ में सिंदूरी दहाड़ करके मोदी ने आफत मोल ले ली है। प्रधानमंत्री मोदी पर ऑपरेशन सिंदूर का सियासी प्रचार करने का आरोप ममता बनर्जी ने लगाया और कहा कि पहलगाम हमले के दोषी आखिर कहाँ हैं, क्या उन्हें पकड़ा गया या नहीं। आप बंगाल को बदनाम कर रहे हैं। और ममता बनर्जी ने ये भी कह डाला कि आज जब हमारी पार्टी के सांसद अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का बचाव कर रहे हैं तो पीएम हमारे राज्य को बदनाम करने के लिए बंगाल आते हैं। ममता बनर्जी ने संदेश खाली और मुर्शिदाबाद सभी घटनाओं के लिए बीजेपी को ही जिम्मेदार बताया है और इसे साजिश करने का उन्होंने आरोप लगाया है। ममता ने प्रधानमंत्री मोदी को चैलेंज करते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो आओ मेरे साथ लाइव टीवी डिबेट में बैठो, चाहो तो टेलीप्रॉम्प्टर भी साथ लेके आना। ऑपरेशन सिंदूर पर सियासत हुई तो राजनीतिक असलहे में कोई कमी कहीं नहीं देखी गई। बहरहाल इसमें कोई शक नहीं कि ऑपरेशन सिंदूर की सबसे पहली चर्चा प्रधानमंत्री ने बिहार में किया था और बंगाल के बाद बिहार की ही बारी आई। पीएम मोदी ने बिहार में जनसभा को तब संबोधित किया था जब पहलगाम हुआ था और अंग्रेजी में बोला था। और अब जब वो बिहार आए हैं तो उन्होंने ये कहा कि मैंने यहीं से कहा था तो देखिए अब मैं अंजाम देकर आया हूँ और प्राण जाए पर वचन न जाए, इस बात को मैंने याद किया है। और जब इससे पहले बिहार आए तो जो वचन उन्होंने दिया था कि लोगों ने बेटियों का सिंदूर उजाड़ा है, उन्हें वो मिट्टी में मिला देंगे, अब ये वचन उन्होंने पूरा किया है। ये बात प्रधानमंत्री मोदी समझाने की कोशिश करते रहे बिहार के अपने रैली में। और उन्होंने ये कहा कि हमने गोली का जवाब गोले से दिया है और दिल्ली विधानसभा 2025 में 27 सालों के बाद वापसी करने के बाद बीजेपी अब पूरी तरह से बिहार विधानसभा चुनाव पर फोकस कर रही है और इसके लिए पहले से अलग और अगले लेवल की स्ट्रैटेजी रणनीति तैयार की गई है। बिहार में बीजेपी लीड एनडीए गठबंधन को पूरा विश्वास है कि इस बार के बिहार चुनाव में 243 सीटों में से 225 से ज़्यादा सीटों पर दर्ज वो जीत करेगी। और उधर ऑपरेशन सिंदूर की दहाड़ इस बात को सुनिश्चित करेगा, ऐसा बीजेपी का मानना है।
और मैंने बिहार की धरती से देश को वादा किया था। आज जब मैं बिहार आया हूं तो अपने वचन पूरा करने के बाद आया हूं। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पीएम मोदी का बिहार दौरा कई मायने में अहम रहा। जहां एक तरफ उन्होंने विपक्ष को निशाने पर लिया, वहीं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को भी राजनीतिक मंच से खूब भुनाया। 30 मई 2025 बिहार के काराकाट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर अपने शब्दों से राजनीतिक विरोधियों और पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। मैं बिहार आया था और मैंने बिहार की धरती से देश को वादा किया था, वचन दिया था। बिहार की धरती पर आंख में आंख मिलाकर हमने कह दिया था, आतंक के आकाओं के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। बिहार की धरती पर मैंने कहा था, उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा होगी। आज जब मैं बिहार आया हूं तो अपने वचन पूरा करने के बाद आया हूं। प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादियों और उनके समर्थकों के खिलाफ की गई कार्रवाई का जिक्र करते हुए कहा कि भारत की लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ न तो रुकी है और न ही थमी है। पाकिस्तान में बैठकर हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था। हमारी सेना ने उनके ठिकानों को खंडहर में बदल दिया है। भारत की बेटियों के सिंदूर की शक्ति क्या होती है, ये पाकिस्तान ने भी देखा और दुनिया ने भी देखा। जिस पाकिस्तानी सेना की छत्र छाया में आतंकी खुद को सुरक्षित मानते थे, हमारी सेनाओं ने एक ही झटके में उनको भी घुटनों पर ला दिया। पाकिस्तान के एयरबेस, उनके सैन्य ठिकाने हमने कुछ ही मिनट में तबाह कर दिए। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और आरजेडी पर भी तीखा हमला बोला। इंडी गठबंधन वालों की राजनीति डरो और डराव पर चली है, लेकिन मोदी ने उनके डर के गुब्बारे को फोड़ दिया है। लैंड फॉर जॉब घोटाले का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन्होंने गरीबों को लूटा है उनका जेल जाना तय है। जिसने चोरी की है, जिसने गरीब को लूटा है, और कितना ही बड़ा शहंशाह क्यों ना हो, कितना ही बड़ा शहजादा क्यों ना हो, कितना ही बड़ा अपने आप को तीसमार का क्यों ना मानता हो, उसको जेल जाना पड़ेगा, जेल में जीना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार के लोगों ने हमेशा सही निर्णय लिया है और इस बार भी वे देश को मजबूत नेतृत्व देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह रैली न केवल राजनीतिक विरोधियों पर प्रहार थी, बल्कि देश को यह संदेश भी थी कि भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में अडिग है।
ऑपरेशन सिंदूर के मैसेज का इस्तेमाल करके मोदी ने जिस सफाई से विपक्ष पर हमला किया वह काबिले तारीफ है। बिहार में जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण किया और इस भाषण का सीधे सीधे अगर देखा जाए असर क्या हो सकता है, तो प्रधानमंत्री मोदी की चाहत और बीजेपी की चाहत यही है कि बिहारी जनता इस बात से प्रभावित हो और जहां से उन्होंने शुरू किया था, क्योंकि इस बात की आलोचना हो रही थी कि एक तरफ पहलगाम हुआ और प्रधानमंत्री मोदी दूसरे दिन रैली कर रहे थे, इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री बार बार ऑपरेशन सिंदूर की बात करते रहे और अब वहाँ पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं मोदी का सिंदूर बांट रहे हैं, जो कि एक शायद गलत कदम साबित हो, क्योंकि पूरे देश में मोदी का सिंदूर लगाने के लिए कहा गया है महिलाओं को, जो कि भारतीय संस्कृति के हिसाब से गलत है। बहरहाल प्रधानमंत्री मोदी अपने तरीके से काम करते हैं, अपने शैली में काम करते हैं, अपने शैली में बयान देते हैं। कई बार चीज़ें सही पड़ती हैं, कई दांव गलत पड़ जाते हैं। सिंदूर की सियासत में ये दांव कैसा होगा ये देखना होगा, लेकिन मध्य प्रदेश में एक नेता के बयानबाजी ने ज़रूर बीजेपी के इस और उस पर्टिकुलर उस नेता के दांव को बिगाड़ा था। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह राजनीतिक गलियारों में तो लगातार और विवादों में घिरे रहते हैं, लेकिन कानूनी पचड़े में अब फंस गए हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर जो उन्होंने बयान दिया था, जिस पर हाईकोर्ट के निर्देश के बाद मुकदमा दर्ज हो चुका है और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाते हुए कहा कि मंत्री होकर ऐसी भाषा, विपक्षी कांग्रेस, ये शर्म की बात है। उधर कांग्रेस पार्टी ने इस्तीफे की मांग की है और राज्यपाल के पास पहुंच चुकी है। चौतरफा घिरे जनजातीय मामलों से संबंधित विभाग के मंत्री कुंवर विजय शाह ने विवाद बढ़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा से मुलाकात के बाद माफ़ी मांग ली है, लेकिन हंसते हुए ये माफ़ी उन्होंने मांगी है। कहीं उनके लिए ये राहत की बात कही जाएगी या मध्य प्रदेश सरकार के लिए शर्म की बात कही जाएगी, जो भी हो, आज की तारीख में विजय शाह के पीछे मध्य प्रदेश सरकार खड़ी दिख रही है। सवाल ये उठ रहे हैं कि बीजेपी विजय शाह पर एक्शन से क्यों हिचक रही है। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तेजी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तेजी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह के इस बयान ने पूरे देश में तूफान खड़ा कर दिया। उन्होंने भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहकर संबोधित किया, जिससे न केवल एक बहादुर सैन्य अधिकारी का अपमान हुआ, बल्कि पूरी भारतीय सेना की गरिमा पर भी सवाल उठे। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तेजी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तेजी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। कर्नल सोफिया भारतीय सेना की पहली मुस्लिम महिला अफसर हैं, जिन्होंने 2016 में अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में भारत की टुकड़ी का नेतृत्व किया था और अब ऑपरेशन सिंदूर की प्रेस ब्रीफिंग की थी। लेकिन मंत्री के शब्दों ने न केवल एक महिला अफसर की गरिमा को ठेस पहुंचाई, बल्कि पूरे सेना की मर्यादा पर भी चोट की। मंत्री के इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही जनता और राजनीतिक दलों में आक्रोश फैल गया। मामला हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री विजय शाह के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। प्रधान न्यायाधीश ने टिप्पणी की, पूरा देश आपके बयान से शर्मिंदा है। कोर्ट ने मंत्री की माफी को अस्वीकार करते हुए कहा कि माफी ईमानदारी से होनी चाहिए। साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि मंत्री के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है और एसआईटी गठन करने के निर्देश भी दिए। बीजेपी ने मंत्री के बयान से दूरी बनाते हुए इसे उनका व्यक्तिगत विचार बताया। हालांकि पार्टी ने उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। वहीं
विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर हमला बोला और मंत्री के इस्तीफे की मांग की। एसआईटी जांच शुरू होते ही मंत्री विजय शाह ने सोशल मीडिया पर एक बार फिर माफी मांगी और अपने बयान पर खेद जताया। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। हाल ही में मेरे दिए गए बयान से जो हर समाज की भावनाएं आहत हुई है, उसके लिए मैं दिल से न केवल शर्मिंदा हूँ, दुखी हूँ, बल्कि माफी चाहता हूँ। हमारे देश की वो बहन सोफिया कुरैशी राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति और समाज से ऊपर उठकर उन्होंने जो काम किया है वो हमारी सगी बहन से भी ऊपर सम्मानित हैं। हमारी सेना और हमारे सोफिया बहन की साथी जितने भी जिन्होंने हमारी उन बहनों का बदला लेने के लिए, हिंदुस्तान का मान सम्मान रखने के लिए और हमारे विरोधियों को धूल चटाई है, मैं उनका सम्मान करता हूं। हाल के भाषण में जब मेरी इच्छा और मनसा यही थी कि मैं उनके बात को अच्छे से समाज के बीच में रखूं, लेकिन दुखी और विचलित मन से कुछ शब्द गलत निकल गए, जिसके कारण आज मैं खुद शर्मिंदा हूं और पूरे समाज से और समुदाय से माफी मांगता हूं। मंत्री विजय शाह के बयान ने न केवल एक सैन्य अधिकारी का अपमान किया, बल्कि राजनीतिक और न्यायिक हलकों में भी हलचल मचा दी। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती और जनता के आक्रोश ने यह स्पष्ट कर दिया कि सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों को अपने शब्दों का चयन सोच समझकर करना चाहिए। जिस ऑपरेशन सिंदूर का कितनी गाथा प्रधानमंत्री मोदी गा रहे हैं और तमाम बीजेपी के नेता गा रहे हैं, उसी ऑपरेशन सिंदूर का चेहरा बनी सोफिया कुरैशी को लेकर इस तरह के विवाद को किस तरह से आखिर पाटा जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के तहत सेना की जो कार्रवाई हुई उसमें दो चेहरे उभर कर सामने आए, सोफिया कुरैशी और वेमिका सिंह, जो जानकारी लगातार मीडिया से शेयर कर रही थीं। सवाल ये है कि क्या कर्नल सोफिया कुरैशी की छवि उस राजनीतिक नैरेटिव को बदल या फिर से लिख नहीं सकती जिसमें मुस्लिमों को कोई जगह नहीं दी गई। कोई भी छवि अकेले ऐसा नहीं कर सकती। कर्नल सोफिया कुरैशी की मंच में उपस्थिति एक रणनीतिक कदम था जो भारत में सांप्रदायिक तनाव और विघटन के प्रोपेगेंडा का जवाब देने और आतंकवाद पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्रित करने के लिए दिया गया था। लेकिन सरकार की हिंदुत्व की नीति में कितना बदलाव आता है और अल्पसंख्यकों खासकर मुस्लिमों को मुख्यधारा में रखने की प्रतिबद्धता कितनी मजबूत रहती है, ये सारे सवाल आज भी खड़े हैं। खासकर विजय शाह जैसे लोग जब बयान दे देते हैं। मोदी सरकार जानती थी वैसे कि भारत और दुनिया दोनों ही इस सवाल का जवाब मांग रही हैं और आज भी इसका कोई जवाब नहीं है। वैसे एक बात तो तय है कि युद्ध हो या फिर सत्ता की जंग, सब कुछ जायज़ है। बीजेपी ने ऑपरेशन सिंदूर से ठीक यही साबित किया है। सीज फायर हुआ तो सियासी मंच सजे, कैमरे चमके, तस्वीरें खींची गईं और भावनाओं का सैलाब बहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंदूर के नाम पर जन भावनाओं की रग पहचान ली है और वही रग अब वो पकड़कर राजनीति की नई नस को थामकर आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र सुरक्षा, नारी अस्मिता, सिंदूर और नारी शक्ति सब कुछ एक फ्रेम में बांधा गया है। ये सिर्फ एक राजनीतिक अभियान नहीं, ये एक सियासी चक्रव्यूह भी है जिसमें फंसेगी तो आम जनता, जिसमें भावना है, आस्था है और एक संदेश भी। बीजेपी ही देश और नारी की असली रक्षक है और विपक्ष पर सवाल है। कांग्रेस ने शुरुआत में इसे हल्के में लिया था, समझा गया कि ये एक इवेंट है और जब कैमरे घूमे, टीवी स्क्रीनें तस्वीरें से लबालब हुईं और सोशल मीडिया पर सिंदूर छा गया, तब कांग्रेस की नींद टूटी। राहुल गांधी आरक्षण की बातें करते रहे, सीज फायर पर सवाल उठाते रहे, लेकिन ज़मीनी असर अब तक कमज़ोर है क्योंकि जवाब आखिर कोई था तो बौद्धिक था, भावनात्मक नहीं। बीजेपी ने दिल को छुआ था, कांग्रेस ने दिमाग को टटोला। कांग्रेस भूल गई कि राजनीति दिल से जीती जाती है, दिमाग से नहीं। खासकर बीजेपी की यदि राजनीति कहें तो वो हमेशा ऐसी राजनीति करती है जो आपके दिल को छुए और या फिर किसी न किसी तरह से आपको ऐसा लगे कि अगर बीजेपी है तो वही आपको बचा सकती है।
हालांकि टीएमसी और तमाम अन्य पार्टियों ने इसे इवेंट पॉलिटिक्स साबित करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक जिस तरह से लगातार बीजेपी आगे आ रही है और विशेषकर प्रधानमंत्री मोदी लगातार सिंदूर का नाम लेकर पूरे देश में घूम रहे हैं और लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि केवल वही भारतीय महिलाओं के सिंदूर के रक्षक बन पाएंगे, इसका कोई काट विपक्ष अभी ढूंढ नहीं पाई है। और अगर विपक्ष का कोई हमला है भी, कोई सवाल है भी, तो बीजेपी के लगातार प्रचार करने की मशीनरी ने उन तमाम सवालों को और तमाम गंभीर सवालों को कहीं पीछे छोड़ दिया है और अभी केवल एक ही चीज़ नशे की तरह सब पर छा रही है और वो है सिंदूर। क्योंकि अब तो प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कह दिया है कि उनके शरीर में खून नहीं, सिंदूर बह रहा है। जाहिर सी बात है कि अब पूरे भारत में सिंदूर के नाम की सियासत की जाएगी। अब ये नए भारत की नई सियासत है जो सिंदूरी है। आज बस इतना ही। नमस्कार।